प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत की स्थिति से संबंधित महत्व, भूमिका एवं समस्याएं, आकृति विस्तार एवं नामकरण। भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, जबकि यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने इसकी आकृति पतंगाकार बताई गई है। ये पूर्णतः उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भारत का क्षेत्रफल है विश्व के संदर्भ में। भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा भारत का देशांतरी जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, भारत की पूर्व से पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2,933 किलोमीटर, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तो तथा भारत की जलीय सीमा की जो लंबाई है वह 6,100 किलोमीटर है। द्वीप समूह सहित भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य शामिल हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक मध्याह्न रेखा समय मानक रेखा है, जो इलाहाबाद से गुजरती तथा भारत के दक्षिणतम बिंदु से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और भारत का उत्तरी जो बिंदु है इंदिरा कोल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा, रूस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन के बाद 7वां स्थान भारत का आता है। सबसे बड़ा राष्ट्र है, 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। ये ब्रिटेन से 12 गुना, जापान से 8 गुना बड़ा है तथा कनाडा व चीन का 1/3 भाग है। 1991 में देश की कुल जनसंख्या 84.63 करोड़ थी। 2000 में 1 अरब 2 करोड़ थी। 2011 में ये बढ़कर लगभग 1 अरब 25 करोड़ के आसपास हो गई है। भारत का नाम कैसे पड़ा? प्राचीन काल में आर्य की भारत नाम की शाखा ने अनार्यों, द्रविड़ों आर्यों ने दूसरे समुदाय या कुलों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इस प्राचीन शाखा के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्य ने उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों को सिंधु बाद में ईरानियों ने हिंदू नदी की संज्ञा प्रदान की थी तथा इस नदी के पास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने इसी नदी को इंडोस और रोमवासियों ने इंडस तथा इस आधार पर इस देश को इंडिया कहा जाता है। यही भारत नाम से विख्यात है। स्थिति व उसका महत्व। भारत के पूर्वी गोलार्ध की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर यह देश इस प्रकार स्थित है। यह पूर्वी गोलार्ध के मध्य पड़ता है। यूरोप व अमेरिका के पश्चिमी भागों से भारत लगभग समान दूरी पर स्थित है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग एवं समुद्री मार्ग इसकी सीमा से यहाँ इसके तट से निकट से होकर निकलते हैं। पूर्वी व पश्चिमी देशों के सुदूर पूर्व की ओर जाने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग भारत से होकर निकलते हैं। सवेज नहर के बन जाने के बाद भारत की स्थिति का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इसके द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों और भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के बीच लगभग 4,800 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। इस प्रकार भारत पश्चिमी औद्योगिक देशों को एवं वहाँ से पूर्व के विकासशील देशों से मिलने
के लिए एक श्रृंखला कार्य करता है। भारत के महत्व निम्न है। भारत पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित होने के कारण एवं हिंद महासागर के सिरे पर स्थित होने के कारण यूरोप एवं अमेरिका के पश्चिमी भागों के मध्य पड़ता है। सवेज जलमार्ग, अंतरिक्ष जलमार्ग व प्रशांत महासागर जलमार्ग तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग इसकी सीमा से होकर गुजरते हैं, जिसका फ़ायदा भारत को हुआ है। यानी अनेक जो जलमार्ग हैं वो भारत से होकर के गुजरते हैं, जिससे भारत को आयात निर्यात में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। विश्व का कोई भी देश प्राकृतिक सीमाओं से भारत की तरह स्पष्ट सीमांकित नहीं है, जिसका फ़ायदा भी भारत को हुआ है। भारत की स्थिति शीतोष्ण व उष्ण प्रकार की जलवायु वाली पाई जाती है। यानी यहाँ पर दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु व शीतोष्ण जलवायु। अतः भारत में उष्ण व शीतोष्ण दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत में दोनों प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। शीतोष्ण यानी सर्दियों की फसल भी पाई जाती है, उष्ण यानी गर्मियों की फसल भी हमारे देश में बोई जाती है, उगाई जाती है। उसका फ़ायदा हमारे देश को मिला। भारत की स्थिति के कारण ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी भारत की जलवायु उष्ण प्रकार की होने के कारण यहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। यानी भारत की जो जलवायु है वो उष्ण है, गर्म होने के कारण जो बंदरगाह हैं वो साल भर खुले रहते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में बंदरगाह जम जाते हैं, जिससे कि आयात निर्यात में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। वो स्थिति भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की जो जलवायु हो गर्म जलवायु है, इसलिए हमारे जो बंदरगाह हैं वो साल भर आयात निर्यात के लिए खुले रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के हवाई अड्डे हैं। यानी हमारे देश में दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अतः यहाँ संचार व संपर्क सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व अधिकांश अफ्रीकी देश अविकसित हैं, जिससे भारत में निर्मित माल निकट के बाज़ारों में ही खप जाता है। यानी हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, भारत से अलग हुए जो देश हैं, जिनमें नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आदि जो देश हैं वो हमारे सीमा से लगे हुए होने के कारण जो हमारा उत्पादित जो माल है वो पर्याप्त मात्रा में इन देशों में खप जाता है। इसलिए आयात निर्यात की कोई बड़ी समस्या हमारे देश में सामने नहीं है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से देश की रक्षा कर शीतकाल में उत्तरी एवं मध्य भारत में को जमने से बचाता है। यानी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत होने के कारण जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ठंडी हवाएं आती हैं उनका बचाव हमारा हिमालय पर्वत करता है। इसलिए जो सर्द हवाएं हैं वो हमारे भारत में जो शीतकाल की रक्षा करता है और भारत में जमने से बच जाता है। यानी हिमालय हमारे लिए एक रक्षा का कवच है। हिमालय दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को रोककर वर्षा करने में सहायक रहा है। यानी हिमालय जो है दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं उनको रोक कर वर्षा करने में सहायक होते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में वर्षा हो जाती है। भारतीय नदियों के उपजाऊ मैदानों में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का जन्म हुआ है। यानी हमारी जो नदियां हैं, उपजाऊ जो मैदान हैं, जो नदियां बहकर आती हैं तो वो कांप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित कर देती हैं, उन मिट्टियों में उपजाऊ मैदानों में हमारी सभ्यता विकसित हुई है। भारत स्थल मार्गों द्वारा यूरोप, अफ्रीका व एशिया के देशों से जुड़ा हुआ है। यानी हमारा जो स्थलीय मार्ग है वो अफ्रीका, यूरोप व एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, जिससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। यानी प्राचीन समय में नालंदा व तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे वो ज्ञान के भंडार थे। यहाँ पर देश विदेशों से काफ़ी मात्रा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र आते थे, जिससे कि हमारा जो विश्वविद्यालय था वो विश्व विख्यात थे।
दक्षिण का प्रायद्वीप पठार प्राचीन होने के कारण भारत खनिजों की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। यानी दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीन पठार होने के कारण अनेक प्रकार के खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो खनिजों की दृष्टि से हमारा जो देश है वो परिपूर्ण माना जाता है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होने के कारण इसमें अनेक विविधता के बावजूद एकता पाई जाती है। यानी भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। यानी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती हैं, फिर भी हमारी विविधताओं में एकता देखने को मिलती है। आज भी हमारे देश में एकता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के खनिज की प्राप्ति, हमारे देश में अनेक प्रकार के खनिज का उत्पादन किया जाता है। कृषि पर्याप्त मात्रा में होती है क्योंकि सिंचाई के साधन है। मानसून पर भी हमारी सिंचाई कृषि निर्भर करती है। उत्पादक की आवश्यकता से यहाँ के कुटीर उद्योग विकसित अवस्था में थे। इन कृषि पर आधारित उद्योग, पेड़ पौधों पर आधारित जो हमारे कुटीर उद्योग हैं प्राचीन समय में भी विकसित होते और वर्तमान समय में भी हमारे जो कुटीर उद्योग हैं उनको विकास हुआ, जिससे उद्योगों में तैयार माल के बदले विदेशों से सोने की मुद्रा प्राप्त होती है। हमारा जो तैयार माल है जो कृषि पर आधारित है, पेड़ पौधों पर आधारित है, वो तैयार माल हम निर्यात करते हैं, उसके बदले में हम सोने आदि का आयात करते हैं, जिससे भारत संपन्न देश माना जाता है। प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की स्थिति के कारण मानसूनी जलवायु पाई जाती है, अतः जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा के अंदर जल संसाधन हमारे देश में पाए जाते हैं। जल संसाधनों के कारण हमारा कृषि विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है। भारत में नदियों की अधिकता के कारण भारत में उपजाऊ जलोढ़ अथवा काम मिट्टी के मैदान क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। यानी भारत में साल भर बहने वाली बहुत सी नदियां हैं। वो नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी जमा कर देती हैं, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में कृषि फसलों का उत्पादन हमारे देश में होता है। भारत अपनी अवस्थिति के कारण ही उपमहाद्वीप कहलाता है। यानी जो भारत का जो बनावट है, भारत की जो बसावट है, उसी के कारण भारत उपमहाद्वीप कहलाता है। इसके अलावा हमारे देश में अनेक प्रकार की सामाजिक व आर्थिक व शारीरिक अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जो जिनमें पहली समस्या है वो है सामाजिक संबंधों की समस्या, संबंधित समस्या है। सॉरी, जनसंख्या संबंधी समस्या है। जनसंख्या संबंधी समस्या है कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। यदि इस जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारे उद्योगों पर, कृषिगत ढांचे पर अधिक बोझ पड़ने से हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। दूसरा, अंधविश्वास। हमारा देश सभी धर्मों को मानने वाला देश है, जिससे अंधविश्वास भी यहाँ पे कूट के भरा हुआ है, जिसमें टुंड टोटके हैं, टुंड टोटके हैं, अनेक प्रकार के मंत्र हैं, अनेक प्रकार के जो अंधविश्वास हमारे देश में हैं उनसे भी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। निरक्षरता यानी साक्षरता बहुत दर कम है, लेकिन धीरे धीरे साक्षरता दर बढ़ रही है। इस निरक्षरता के कारण भी अनेक उद्योग स्थापित करने के लिए हम कुशल श्रमिक दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से हमारे को मंगवाने पड़ते हैं। इसलिए साक्षरता का, कुशल श्रमिकों का, तकनीकी ज्ञान का विकास करना हमारे को बहुत ही ज़रूरी है। सामाजिक कुरीतियाँ भी हमारे समाज में फैली हुई हैं, जिसमें छुआछूत है, अंधविश्वास है, निरक्षरता है, बाल विवाह है, जादू टोने हैं। अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के कारण बाल विवाह है, विधवा विवाह है, अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के कारण हमारे देश में अनेक समस्याएं फैली हुई हैं। इन कुरीतियों से हमारे को बचना पड़ेगा, कुरीतियों को हमारे को दूर करना पड़ेगा। जाति पाति व छुआछूत भी हमारे देश में फैला हुआ है। जात पात पे अधिकांश विश्वास करते हैं। अनेक प्रकार की जाति पाति भी, छुआछूत के कारण भी हमारा देश विकसित नहीं हुआ है। निर्धनता और गरीबी में अंतर है, यानी अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अमीर गरीब की खाई हमारे देश को बहुत ही नुकसान दे रही है, इसलिए इसके अंतर को हमारे को मिटाना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने भारत के स्थिति को हमने भारत के नक्शे द्वारा समझाया गया है। इस नक्शे को अच्छी तरह से याद कर लेना।
उत्तरी भाग जो इंदिरा काल है, दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है। प्यारे विद्यार्थियों, ये इंट्रोडक्शन महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा।